देखिए कैलोरीमीट्रिक सिद्धांत आपको बताया गया था। कैलोरीमीट्री के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा। ठीक है, मूल सिद्धांत यही है कैलोरीमीट्री का सिद्धांत कि अगर दो वस्तुओं को आप मिलाएंगे आपस में, ठीक है, एक वस्तु ज्यादा गर्म होगी, उसका ताप थोड़ा ऊंचा होगा, दूसरी वस्तु का ताप थोड़ा नीचा होगा। ऐसी दो वस्तुओं को आप जब मिलाएंगे तो ऊष्मा अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की तरफ चलेगी। ठीक है, और तब तक जाती रहेगी जब तक कि दोनों का तापमान एक समान नहीं हो जाता। जब तापमान इक्वल हो जाएगा दोनों का, तब उसी पर ऊष्मा का जो आदान प्रदान है वो रुक जाएगा। तब ऐसी अवस्था में जो गर्म वस्तु है जिसका तापमान ऊंचा है, उसके द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर जो वस्तु अपेक्षाकृत ठंडी है उसके द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होता है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य ये छुपा हुआ है कि इस प्रक्रिया में ऊष्मा का कोई क्षय न हो। अगर ऊष्मा क्षय हो जा रही है, जैसे एक गर्म जल है और एक ठंडा जल है, दोनों को आपने आपस में मिलाया, बर्तन में मिलाया, और यह क्रिया आप खुले वायुमंडल में कर रहे हैं, तो ऊष्मा का काफी भाग जो है वह वायुमंडल में व्यय हो जाएगा, जिसका अनुमान आप नहीं लगा सकते कि कितनी ऊष्मा वायुमंडल में गई। ठीक है, तो इसलिए कितनी ऊष्मा दी गई, कितनी ऊष्मा ली गई, यह कार्य भी आप नहीं अच्छी तरह कर सकते। ठीक है, इसलिए ऐसा कार्य जो है किसी बंद बर्तन में होना चाहिए। आपको बताया था हमने कि वह बंद बर्तन ही कैलोरी मापी है, या उसको अंग्रेजी में कैलोरी मीटर कहा जाता है। तो कैलोरी मापी या कैलोरी मीटर जो है एक तांबे का बेलनाकार बर्तन होता है, ठीक है, जिसकी बाहरी सतह को और भीतरी सतह को चमकदार बना दिया जाता है, अर्थात पेंट कर दिया जाता है या पॉलिश कर देते हैं। क्योंकि पॉलिश करने वाली जो सतह होती है वहां से ऊष्मा का परावर्तन जल्दी हो जाता है, ऊष्मा बाहर नहीं जाती है, वहीं से रिफ्लेक्ट होती है। तो अंदर की सतह को चमकदार बना देंगे तो अंदर की जो ऊष्मा है वो बाहर नहीं जाने पाएगी, रिफ्लेक्ट होकर अंदर आएगी। और बाहरी सतह को चमकदार बना देंगे तो बाहर की जो ऊष्मा है वो बाहर ही रह जाएगी, अंदर नहीं आने पाएगी। इसका मतलब जो क्रिया होगी आपकी उस बर्तन के भीतर, वह क्रिया आपकी सेफ रहेगी, उसका अनुमान आप उसकी गणना कर सकते हैं। यह कैलोरी मापी का जो बर्तन है एक लकड़ी के बॉक्स में, जो कि ऊष्मा का कुचालक है, उस लकड़ी के बॉक्स में रखा जाता है, और जिसको चारों तरफ से हम बंद कर देते हैं। बताया भी था आपको, लकड़ी के बॉक्स में बंद करके चारों तरफ से उसको ढक देते हैं। ढक्कन भी उसका लकड़ी का लगा होता है, और लकड़ी का जो चौकोर बॉक्स होता है और जो बीच में बेलनाकार बर्तन होता है, उसके बीच का जो स्पेस होता है, रिक्त स्थान होता है, उसको किसी कुचालक पदार्थ से, रुई है, नमदा है, चारकोल है, लकड़ी का बुरादा है, या ऐसी अन्य वस्तुएं जो कि ऊष्मा की कुचालक हैं, उनसे भर करके उसको बंद कर देते हैं। ऊपर के ढक्कन में दो छिद्र लगे होते हैं। एक छिद्र जो होता है वो तापमापी लगाने के लिए लगा होता है, थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर के लगे होने से क्या होता है कि तापमान में हम देखते हैं कितना कमी आ रही है। जब तापमान में कमी बंद हो जाए तो जान जाइए कि अंदर की वस्तुएं आपस में अच्छी तरह मिल गई हैं, क्योंकि ऊष्मा का आदान प्रदान होता रहेगा, ताप में कमी या बढ़ोतरी लगी रहेगी। जब ताप में कमी या बढ़ोतरी बंद हो जाए तो इसका मतलब हुआ कि ऊष्मा का आदान प्रदान रुक गया है। तब आप समझेंगे कि संपूर्ण मेल जो है उन द्रवों का या उन वस्तुओं का हो गया है। तो इसलिए एक में लगा होता है तापमापी, और दूसरे में क्या होता है कि मुड़े हुए तार का एक विलोडक होता है। ऐसे समझ लीजिए, ऐसे मुड़ेदार लगा होता है, उसको ऐसे हिलाते रहेंगे आप, विलोडक। ठीक है, तो क्या होगा, उससे हिलता रहेगा, पानी हिलता रहेगा, तो अंदर के तापमान में बाहर के तापमान में अंतर ज्यादा नहीं आने पाएगा। तो पहली बात मिल भी अच्छी तरह जाएगा, दूसरी बात जो है वो तापमान में ऊपर और नीचे के तापमान में कमी नहीं आएगी। नहीं तो ऊपर का जो तापमान है वही बताएगा थर्मामीटर, अंदर तापमान बता नहीं पाएगा, तो डिफरेंस आ जाएगा। समझ रहे बात को? तो इस तरह से ये क्रिया आपकी है। तो इस क्रिया में अगर ये पूरा जो आपका माध्यम है, अवरुद्ध माध्यम है ऊष्मा के दृष्टिकोण से, उसमें अगर ये क्रिया होती है, तब जो अधिक ताप वाली वस्तु है उसके द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर कम ताप वाली वस्तु के द्वारा ली गई ऊष्मा, दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। मान लीजिए कि एक वस्तु
जिसका तापमान ऊंचा है थोड़ा सा, उसका द्रव्यमान है m1। m1 द्रव्यमान की एक वस्तु है और इसकी विशिष्ट ऊष्मा है s1 और इसका तापमान वर्तमान में क्या है T1। द्रव्यमान है m1, विशिष्ट ऊष्मा है s1 और तापमान क्या है T1 है। दूसरी वस्तु है, क्योंकि दो वस्तुओं को आप मिलाएंगे तो वही तो आप चेक करेंगे कि ऊष्मा दी गई या ली गई कितनी कितनी है। तो उस अवस्था में क्या होगा कि m2 द्रव्यमान हो जाएगा, s2 विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी और T2 जो है उसका तापमान हो जाएगा दूसरी वस्तु का। यहां पर ये m1 m2 दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान है, s1 s2 दोनों की विशिष्ट ऊष्माएं हैं, T1 और T2 जो है वह दोनों के तापमान है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि T1 इज ग्रेटर देन T2, अर्थात जो हमने पहली वस्तु लिया है उसका तापमान दूसरी वस्तु की अपेक्षा ऊंचा है। क्योंकि ताप में डिफरेंस नहीं रहेगा तो फिर ये ऊष्मा आदान प्रदान घटना होगी ही नहीं। ठीक है, तो T1 इज ग्रेटर देन T2। आपने क्या किया, दोनों को मिला दिया। तो ऊंचे ताप वाली वस्तु कौन सी हो गई, ये वाली, ये ऊष्मा देना प्रारंभ कर देगी। नीचे तापमान वाली वस्तु कौन सी है, ये वाली, ये ऊष्मा लेना प्रारंभ कर देगी। तो ये T1 से घटेगा और ये T2 से बढ़ेगा। जो वस्तु ऊष्मा देगी उसका तापमान घटेगा और जो ऊष्मा लेगी उसका तापमान बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी तापमान 50 है तो इसके का 20 है, तो 50 से घट करके 30 पर, 35 पर, 32 पर आएगा और ये 20 से बढ़ करके जाएगा। तो दोनों एक मिश्रण का तापमान, जब मिश्रण बन जाएगा आपका तो एक मिश्रण का तापमान हो जाएगा T। यह टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर या मिश्रण का तापमान। और जब ये तापमान T, अब T क्या है, T1 से कम है, क्योंकि ये वस्तु ऊष्मा दे रही थी, दे करके तब ये जाके T पे आई हुई है, और ये वस्तु ऊष्मा ले रही थी तब बढ़ करके जाके T पे आई है। तो T जो है वह T1 से तो कम है लेकिन T2 से ज्यादा है। समझ गए बात को? तो पहले वस्तु के तापमान में कितनी कमी आई, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप कहेंगे T1 तापमान था और T2 जाकर रुक गया, तो T1 माइनस T इतना तापमान में कमी आ गई। और दूसरे वस्तु के तापमान में कितनी बढ़ोतरी हुई, तो दूसरे वस्तु का तापमान पहले T2 था, अब बढ़ करके T हुआ है ऊष्मा लेकर के, तो T माइनस T2 कर देंगे हम, तो ऊष्मा इतनी, उसको तापमान इतना वृद्धि हुई उसकी। ठीक है, ये ताप में कमी हो गई, ये ताप में वृद्धि हो गई। तो अगर पूछा जाए कि पहली वाली वस्तु ने कितनी ऊष्मा दिया, दी गई ऊष्मा पूछी जाए आपसे, दी गई ऊष्मा, तो आपको दी गई ऊष्मा या ली गई ऊष्मा के लिए फार्मूला बताया गया है Q बराबर ms डेल्टा T। यह दी गई ऊष्मा या ली गई ऊष्मा के लिए फार्मूला है। आपसे पूछा जाए कि किसी वस्तु ने कितनी ऊष्मा दिया, तो आपको तीन चीज चाहिए, उसका द्रव्यमान कितना था जिसने ऊष्मा दिया है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा कितनी थी जिसने ऊष्मा दिया है, और ऊष्मा दिया है ताप में कुछ कमी आई होगी, ताप में कितनी कमी आई है वो कमी आपको मालूम हो जाए, तीनों का आप मल्टीप्लाई कर देंगे जब, तो दी गई ऊष्मा का मान निकल जाएगा आपको। ठीक है, ये विशिष्ट ऊष्मा परिभाषा वाले में आप वीडियो देखे होंगे तो बताया गया आपको। वीडियो आप पर डे देखा करिए, बता दे रहा हूं, उसको छोड़िए बिल्कुल मत। अगर ली गई ऊष्मा पूछा जाए आपसे, तो ली गई ऊष्मा में द्रव्यमान क्या रहेगा, उसका द्रव्यमान, जो वस्तु ऊष्मा ले रही है उसका द्रव्यमान रहेगा m, जो वस्तु ऊष्मा ले रही है उसकी विशिष्ट ऊष्मा रहेगी s, और जो वस्तु ऊष्मा ले रही है उसकी ताप में वृद्धि होगी। जाहिर सी बात है, ताप वृद्धि होगी तो कितना वृद्धि हो रही है, डेल्टा T, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ली गई ऊष्मा आ जाएगी। ठीक है, तो दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, ऐसा कैलोरीमीटर का सिद्धांत कहता है। अर्थात m1 s1 और T1 माइनस T, दी गई ऊष्मा वाली पहली वाली वस्तु ने ऊष्मा दिया क्योंकि T1 तापमान ऊंचा था इसका, तो m1 हो गया द्रव्यमान इसका, s1 विशिष्ट ऊष्मा हो गई और T1 माइनस T, ये तापमान में कमी आ गई, तो इतनी ऊष्मा हो गई दी जाने वाली, और ली गई ऊष्मा हो जाएगी m2 s2, और ताप में वृद्धि इसके हो रही है, ऊष्मा ले रहा तो कितनी वृद्धि हो रही है, T माइनस T2। ऐसे आप कर देंगे तो ये दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, ये कैलोरीमीटर सिद्धांत का फार्मूला हो गया। ठीक है ना, ये कैलोरीमीटर सिद्धांत का फार्मूला हो गया।
अब हम आ जाते हैं विशिष्ट ऊष्मा। आप जान चुके अच्छी तरह से विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, बताया गया, वीडियो आपने पढ़ा होगा तो समझाया गया है। जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है और जल की अधिक विशिष्ट ऊष्मा का उपयोग भी आप जानते हैं। जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, इसलिए इसका लाभ भी हमको है। एग्जाम्पल आपको देख समझाया गया था, किसी रोगी के शरीर की सिकाई जो है वह गर्म जल की बोतलों से की जाती है, ठीक है। उसके बाद किसान पौधों को पाले से बचाने के लिए खेतों में जल भर देते हैं, ठीक है। या कार या बड़ी गाड़ियों के जो रेडिएटर होते हैं उनको ठंडा करने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। ऐसे एग्जाम्पल आपको समझाया गया है, आप देखेंगे वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। बहरहाल अब यहां पर आगे गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा इसको हम कहते हैं लैटेंट हीट। इसके पहले हमको समझना क्या है, अवस्था परिवर्तन क्या है। अवस्था परिवर्तन या चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट या अवस्था परिवर्तन क्या है, इसको पहले आप समझ लेंगे, फिर गुप्त ऊष्मा पे आ जाते हैं, ठीक है। अवस्था परिवर्तन क्या है, चेंज ऑफ स्टेट क्या, स्टेट का मतलब हुआ अवस्था उसकी, किसकी, द्रव्य की। तो द्रव्य की मूल 3 अवस्थाएं होती है, आप जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, ये 3 अवस्थाएं होती हैं द्रव्य की। एक अवस्था प्लाज्मा की भी होती है ना, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, उस पर हम चर्चा नहीं करते। यहां पर मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं आती हैं, ठोस, द्रव और गैस। जल एक ऐसा पदार्थ है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में रहता है, समझ रहे हैं ना। तो अगर किसी पदार्थ को हम ठंडा कर दें, समझ रहे बात को, ठंडा कर दें, तो ठंडा करने के बाद क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा उसका। टेम्परेचर घटता है जब तो अणुओं के बीच की अंतराणविक दूरी घटती है और अंतराणविक बल जो है वो ज्यादा हो जाता है। इससे क्या होता है कि वही जो द्रव हमारा है जिसका आकार अनिश्चित था, वो धीरे धीरे जो है वह ज्वाइंट होकर के एक सॉलिड का निर्माण कर लेता है, अर्थात द्रव जो है वह ठोस में परिवर्तित हो जाता है। अगर जल है तो जल जो है वो जम करके बर्फ बन जाता है, ठीक है। तो जल के जम करके बर्फ बनने की जो क्रिया होती है उसको हम कहते हैं हिमायन या फ्रीजिंग कहते हैं। फ्रीजिंग या हिमायन कहते हैं, और जिस ताप पर ये क्रिया होती है उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं या हिमांक कहते हैं। हिमायन और हिमांक आप समझ गए होंगे। हिमायन का मतलब होता है कि द्रव से जम करके ठोस बनने की क्रिया, और जिस ताप पर, जिस टेम्परेचर पर यह क्रिया होती है उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जल के लिए ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, शुद्ध जल के लिए है, लेकिन ये आप जो जल घरों में यूज करते हैं वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ नहीं बनेगा, वो उससे कम टेम्परेचर पर बर्फ बनेगा। कभी कभी आप देखते हैं ठंडक के महीने में तापमान 0 पर पहुंच भी जाता है, रात में तो पहुंच ही जाता है। रात में बहुत ठंडक, कड़ाके की ठंड पड़ती है तो तापमान 0 तक पहुंच जाता है, लेकिन पानी बर्फ नहीं बन पाता, क्योंकि जल में जो अशुद्धियां या इम्प्योरिटी मिली होती है उसके कारण उसका हिमांक और भी नीचा होता है। सामान्य ताप पर जो जल हम यूज में लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं, उसका जो हिमांक है वो -22 डिग्री सेल्सियस होता है। तापमान माइनस में 22 चला जाएगा तब जाकर के सामान्य जो जल हम यूज करते हैं वो जम करके बर्फ बनेगा, ठीक है। शुद्ध जल जो होता है, आशुद्ध जल जिसको आप कहते हैं, वह जल जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ बन जाता है, उसी को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है वो, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना, समझ गए होंगे। अच्छा, और फिर जो बर्फ आपका है इसको हम जब पिघलाएंगे तो पिघलाने पर क्या होगा, ये पिघल करके द्रव बनेगा। तो जो ठोस है, ठोस यह अगर गल करके या पिघल करके द्रव का आकार ले रहा है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, गलन कहते हैं, मेल्टिंग, गलन या मेल्टिंग कहते हैं। और जिस ताप पर यह क्रिया होती है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं या गलनांक कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक वह टेम्परेचर होता है जिस ताप पर ये द्रव पिघल करके
जल, माफ कीजिएगा, ठोस पिघल करके द्रव बन जाता है। जब द्रव बन जाएगा तो उसको आप फिर गर्म करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ऊष्मा लेगा, ऊष्मा लेते लेते उसमें हलचल पैदा होगी, संवहन की क्रिया होगी, नीचे का जल ऊपर जाएगा, ऊपर जल नीचे आएगा। जब यह क्रिया जो है काफी तेज गति में हो जाएगी, ऊष्मा बहुत ज्यादा आप दे देंगे, तब पानी क्या है, बहुत तेज गति में उबलना शुरू कर देगा, बॉयल करना शुरू कर देगा। ठीक है, और बॉयल तभी कहा जाएगा जब वह द्रव के जो अणु होते हैं वह ज्यादा ऊष्मा पा करके वायुमंडल में जाना शुरू कर देते हैं। तो द्रव के अणु गर्म होकर के जब वायुमंडल में जाना शुरू करते हैं तो जान जाइए कि वहां पर बॉइलिंग शुरू हो गई है। और अगर भाप न बना हो, केवल गुनगुना हो रहा हो जल आपका, नीचे का पानी ऊपर, तब जो है वहां पर ये क्वथन क्रिया जो है या बॉइलिंग नहीं मानी जाती। तो बॉइलिंग क्रिया में क्या होता है या क्वथन की क्रिया में क्या होता है कि जो द्रव हमारा होता है वह अपने द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में या भाप अवस्था आप कह सकते हैं, भाप अवस्था में बदलना शुरू कर देता है। तो जब द्रव जो है वह भाप में बदलता है या वाष्प आप कर सकते हैं, तो इस क्रिया को हम कहते हैं क्वथन कहते हैं या बॉइलिंग कहते हैं। और जिस ताप पर यह क्रिया होती है उसको हम क्वथनांक कहते हैं या इसको जो है बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे या क्वथनांक कहेंगे। तो आप हिमायन हिमान क्या होगा जान गए, गलन गलनांक क्या वो भी जान गए, क्वथन क्वथनांक क्या वो भी जान गए। और अगर इसका रिवर्स प्रक्रिया करेंगे हम, ठीक है, जैसे भाप जो बनी हुई है उस भाप को अगर हम किसी बंद बर्तन में एकत्र कर लें, है ना, तो भाप तो गर्म होती है, जल के अणुओं को लेकर के ही तो आई हुई है वो। अगर उसको बंद बर्तन में हम इकट्ठा कर लें और कुछ देर बाद वो ठंडा हो जाए तो फिर से जल बन जाएगा। तो क्या होगा, जो भाप है जब उसका संघनन हो जाएगा, कंडेंसेशन कहते हैं उसको, जब उसका संघनन हो जाएगा तो संघनन होने के बाद उसको द्रवण भी कहते हैं। तो उस क्रिया में क्या होता है कि जो भाप होती है वह रिवर्स अवस्था में द्रव में परिवर्तित हो जाती है। तो इस क्रिया को हम संघनन कहते हैं या द्रवण कहते हैं। और जिस ताप पर यह क्रिया होती है उसको हम द्रवणांक कहते हैं। ठीक है ना, कंडेंसेशन पॉइंट या द्रवणांक कहते हैं उसको। एक ऐसी घटना है जिसमें ठोस का रूपांतरण जो है वह ठीक सीधे गैसीय अवस्था में होता है। ठोस जो है द्रव में बिना बदले सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है ना। जैसे कपूर को आप जलाते हैं तो वह द्रव नहीं बनता, सीधे जो है वो गैस बन जाती है, अर्थात कपूर जल करके धुएं में उड़ जाता है। तो ऐसी जो क्रिया होती है इसमें ठोस का रूपांतरण जो है गैसीय अवस्था में सीधे होता है, द्रव में बिना बदले हुए, ऐसी क्रिया को हम कहते हैं सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। ऐसी क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहा जाता है इसको। ये आपका सब्लिमेशन है, ऊर्ध्वपातन। और ऐसे पदार्थ को हम ऊर्ध्वपातज कहते हैं। ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं और जो क्रिया होती है उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, या सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये आप चेंज ऑफ स्टेट समझ गए कि ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, गैस से द्रव में, द्रव से ठोस में, ये जो बदलने की क्रिया होती है इसी को हम कहते हैं अवस्था परिवर्तन या चेंज ऑफ स्टेट। समझ रहे हैं, अवस्था परिवर्तन या इसको चेंज ऑफ स्टेट कहा जाता है। अब उसी क्रिया के तहत देखिए गुप्त ऊष्मा के बारे में आ जाइए। क्या है ये गुप्त ऊष्मा? देखिए जो गुप्त ऊष्मा है आपकी, नाम से स्पष्ट है, गुप्त ऊष्मा का मतलब होता है छिपी हुई ऊष्मा। मतलब ये ऊष्मा है लेकिन पता नहीं लग रहा है कि कहां पे है ना। देखिए जब किसी पदार्थ का अवस्था परिवर्तन होता है तो जब तक उस पूरे पदार्थ का अवस्था परिवर्तन नहीं हो जाता तब तक उस वस्तु का तापमान नहीं बदलता। जैसे बर्फ है, बर्फ के तापमान को अगर आप नापेंगे थर्मामीटर से तो बताएगा 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ के तापमान को अगर आप नापेंगे तो बताएगा 0 डिग्री सेल्सियस। उसको ऊष्मा दीजिए, ऊष्मा देंगे तो बर्फ पिघलना शुरू कर देगी। बर्फ पिघलती जाएगी, पिघल करके पूरी बर्फ जो है द्रव बन जाएगी। ठीक है, फिर उसका तापमान आप नापेंगे जब, फिर बताएगा 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का तापमान भी 0 डिग्री सेल्सियस,
और जो द्रव बना हुआ है उसका तापमान भी 0 डिग्री सेल्सियस। अब अगर पूरा बर्फ पिघल गया है, जल बन गया है, अब उसमें और आप आगे आप देना बंद नहीं कर दे रहे हैं, तो फिर उसका तापमान बढ़ के 0, 1, 2, 3, 10, 20, 50, 100 ऐसे बढ़ेगा। लेकिन जब तक अवस्था परिवर्तन हो रहा है, बर्फ से द्रव में जब तक परिवर्तित हो रही है, तब तक उसका तापमान नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे में जो ऊष्मा दी जा रही है, अगर तापमापी का सहारा लेकर आप जानना चाहें कि ऊष्मा हमारी कहां गई, तो आप बता नहीं पाएंगे ऊष्मा कहां गई। आप ऊष्मा देते जा रहे हैं लेकिन तापमान वृद्धि नहीं हो रही है। तो ऐसी जो ऊष्मा है जो अवस्था परिवर्तन में व्यय हो जाती है, उसको हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। क्या कहते हैं उसको? गुप्त ऊष्मा, क्योंकि छिपी हुई ऊष्मा है। वो ऊष्मा से ताप नहीं बढ़ रहा है, ऊष्मा दे रहे हैं फिर भी वस्तु का तापमान नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब हम जो ऊष्मा दे रहे हैं उसका कोई पता नहीं लग रहा है, छिप गई ऊष्मा, इसी से नाम पड़ा हुआ है उसका लेटेंट हीट या छिपी हुई ऊष्मा। और ऐसा ठोस से द्रव में ही नहीं, जब पानी बॉयल से जल का तापमान बढ़ेगा, उसका तापमान 2 होगा, 4 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 50 होगा, 100 होगा, बस 100 होगा खाली बस। अगर आप चाहें कि जल का तापमान 105 हो जाए तो कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पानी जो होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उबलना शुरू कर देगा, और 100 जब ताप उबलना शुरू कर देगा वो यानी अवस्था परिवर्तन शुरू हो गया। अब आपका जो जल है वो भाप बनना शुरू हो गया। तो जब तक पूरा पानी भाप नहीं बन जाएगा तब तक उसका तापमान, थर्मामीटर मीटर आप लगाए रखिए ऐसे, 100 से बढ़कर 101 नहीं होगा। तो जो हमारा द्रव है, जल है, जल स्पेशली बात करते हैं, अलग अलग द्रवों का जो क्वथनांक होता है वो अलग अलग होता है, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। हम जल की बात करते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल उबलना शुरू कर देता है, और जब वह जल उबलना शुरू कर देता है तब उसके बाद कितनी भी ऊष्मा उसको आप देते जाइए, कितनी भी ऊष्मा देते जाइए, उसका तापमान कभी 100 से आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है? क्योंकि दी गई सारी ऊष्मा जो है उसको भाप बनाने में व्यय हो जाएगी। जब पूरा पानी भाप बन जाएगा तो पानी बचेगा नहीं, तापमान क्या बढ़ेगा? जब पानी नहीं बढ़ेगा, बचेगा, तापमान क्या बढ़ेगा उसका? इसलिए जल का तापमान कभी भी 100 से ऊपर नहीं हो सकता। तो आप जो भी ऊष्मा दे रहे हैं उस ऊष्मा से तापमान नहीं बढ़ रहा है, और हम तापमान से ही नापते हैं कि ऊष्मा मिली है कि नहीं मिली है। सामान्य वे में आपसे पूछा जाए कि ऊष्मा इसके पास है कि नहीं, तो आप क्या कहेंगे? तापमान से ही उसका नापेंगे कितनी ऊष्मा है। तो तापमान नहीं बढ़ रहा है लेकिन ऊष्मा दी जा रही है, तो ऐसी ऊष्मा को हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। तो सिंपल सी बात हो गई कि गुप्त ऊष्मा का आशय हुआ किसी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन में दी जाने वाली ऊष्मा को ही गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। किसी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन में दी जाने वाली ऊष्मा को ही गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है ना? ये उसकी परिभाषा हो गई। अब देखिए ध्यान से, यहां पे किसी पदार्थ को दी जाने वाली ऊष्मा की जो मात्रा है, मतलब अवस्था परिवर्तन में दी जाने वाली ऊष्मा की मात्रा, हम गुप्त ऊष्मा की बात कर रहे हैं, तो अवस्था परिवर्तन में दी जाने वाली ऊष्मा की मात्रा जो Q है, मतलब ऊष्मा ज्यादा देनी पड़ेगी उसको या कम देनी पड़ेगी अवस्था परिवर्तन में। अवस्था परिवर्तन में ऊष्मा ज्यादा देनी पड़ेगी या कम देनी पड़ेगी, ये निर्भर करता है उस वस्तु के द्रव्यमान पर। Q प्रोपोर्शनल टू M। ठीक है? Q प्रोपोर्शनल टू M, अर्थात उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है कि उसको ज्यादा ऊष्मा देनी है या कम ऊष्मा देनी, केवल द्रव्यमान पर। जैसे जल है हमारा, अब तापमान तो फिक्स हो गया उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तापमान तो बढ़ना नहीं है। अब अगर अवस्था परिवर्तन कराना है, यानी पूरे पानी को भाप बना देना है, तो ज्यादा जल रहेगा तो ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, तब पूरा भाप बन पाएगा। वो थोड़ा जल रहेगा तुरंत भाप बन जाएगा। तो अवस्था परिवर्तन में क्या है, तापमान तो फिक्स हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर पूरे पदार्थ को आप अवस्था परिवर्तन कराना चाहते हैं तो ज्यादा पदार्थ की मात्रा रहेगी तो ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, कम पदार्थ की मात्रा रहेगी तो कम ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो इसलिए दी जाने वाली ऊष्मा की मात्रा जो होती है वह केवल उस पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। Q प्रोपोर्शनल टू M, या यहां पे अगर आप अनुपात चिन्ह को हटाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा L, दैट इज लेटेंट हीट। इसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा। ठीक है? L को
Q इक्वल टू होता है m इंटू L। ये गुप्त ऊष्मा का फार्मूला है। अगर गुप्त ऊष्मा को परिभाषित करना है कि ये क्या चीज है, तो L इक्वल टू हो जाएगा Q अपान m। L इक्वल टू हो जाएगा क्या, Q अपान m हो जाएगा। अगर यहां पर m की वैल्यू ली जाए 1 ग्राम, पदार्थ का मान क्या लिया जाए 1 ग्राम। 1 ग्राम पदार्थ, पानी है तो 1 ग्राम जल हो, बर्फ है तो 1 ग्राम बर्फ हो, है ना। कोई पदार्थ हो उसकी मात्रा कितनी ले, 1 ग्राम। तो अगर m का मान 1 ग्राम ले लिया जाए तो आप जानते हैं L इक्वल टू हो जाएगा Q। अगर m की वैल्यू 1 ग्राम ली जाए, L इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। अर्थात किसी पदार्थ को दी जाने वाली ऊष्मा की मात्रा जो उसके अवस्था परिवर्तन में दी जा रही है, जो उसके अवस्था परिवर्तन में ऊष्मा दी जा रही है, वह ऊष्मा उस वस्तु की गुप्त ऊष्मा के बराबर होती है। कब, जबकि उस पदार्थ का द्रव्यमान 1 ग्राम लिया गया हो। 1 ग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम पदार्थ के, आप नोट कर सकते हैं, 1 ग्राम पदार्थ के अवस्था परिवर्तन में दी जाने वाली ऊष्मा की मात्रा, इसको आप 1 ग्राम या 1 किलोग्राम भी कर सकते हैं। ऐसे लिख लीजिएगा 1 ग्राम ऑब्लिक 1 किलोग्राम। 1 ग्राम या 1 किलोग्राम पदार्थ के अवस्था परिवर्तन में व्यय होने वाली ऊष्मा की मात्रा को ही उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। 1 ग्राम पदार्थ अगर है तो उसके अवस्था परिवर्तन में जितनी ऊष्मा की मात्रा देनी पड़ेगी, उसी को हम उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। इसका मात्रक होता है कैलोरी प्रति ग्राम। इसका मात्रक कैलोरी, देखिए L इक्वल टू क्या है, Q अपान m। तो Q का मात्रक कैलोरी, m का मात्रक ग्राम, तो कैलोरी प्रति ग्राम आप कर सकते हैं। गुप्त ऊष्मा का मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम या किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम या जूल प्रति किलोग्राम, 3 मात्रा नोट करेंगे आप। किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, कैलोरी प्रति ग्राम या जूल प्रति किलोग्राम, ये गुप्त ऊष्मा का मात्रक है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको बताया हमने कि 1 ग्राम पदार्थ हो, उस 1 ग्राम पदार्थ का अवस्था परिवर्तन करना हो, तो जो ऊष्मा दी जाने वाली है उसी को हम क्या कहेंगे, गुप्त ऊष्मा कहेंगे। जैसे 1 ग्राम बर्फ हो, उसको 1 ग्राम जल में बदलना हो, ठीक है, तो जितनी ऊष्मा चाहिए वह बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा हो जाएगी। और 1 ग्राम अगर जल हो, उसको 1 ग्राम भाप में बदलना हो, तो उसको हम कहेंगे 1 ग्राम जो मतलब पदार्थ की, यानी जो जल है आपका, उस जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, या सीधे शब्दों उसको आप कहें तो भाप की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। तो ये गुप्त ऊष्मा 2 प्रकार की है। एक है गलन की गुप्त ऊष्मा और माफ कीजिएगा, एक है गुप्त ऊष्मा 2 प्रकार की है। एक है गलन की गुप्त ऊष्मा और दूसरी है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। तो गुप्त ऊष्मा के जो दोनों प्रकार हैं, इनमें क्या विशेषता है, इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे।